नमस्कार साथियों। जज अगर मांस का व्यापारी हो तो बकरी को न्याय नहीं मिल सकता है। देश में इन दिनों बड़ा विचित्र समय चल रहा है। जिस आदमी के हाथ में संविधान की सबसे बड़ी किताब है, वही आदमी कभी जनता को कॉकरोच कह देता है, कभी परजीवी कह देता है, और फिर जब जनता नाराज हो जाती है तो वह अपने शब्दों से ऐसे पलट जाता है जैसे अदालत में मुकदमे में गवाह मुकर जाता है। मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि इस देश में अब लोग इतने डरे हुए हैं कि अपना अपमान सुनकर भी तालियां बजा देते हैं। जिस देश में बेरोजगार युवा अपनी उम्र अदालतों की तारीखों में गंवा रहे हैं, जहां लाखों लोग परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार करते करते बूढ़े हो रहे हैं, जहां एक नौकरी के लिए 20 लाख फॉर्म भरते हो, वहां अगर कोई सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति उन्हें कुछ गलत कह दे तो यह सिर्फ शब्द नहीं होता है, यह सत्ता का अहंकार होता है। असली अफसोस तो बाद में हुआ। सलाहकार मैदान में उतर आए। जो अंधभक्त सलाहकार थे उनको डिफेंड करने मैदान में उतर आए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उनका मतलब वो नहीं था। जब ये बात सुनने में आई तो साथियों, मुझे एक कालिदास की वो बात याद आ गई कि विद्योत्मा ने जब एक अंगुली दिखाई थी तो कालिदास ने 2 दिखा दिया, और सलाहकारों ने व्याख्या कर दी कि एक आत्मा है और दूसरी परमात्मा। जबकि बेचारे कालिदास मन में ही सोच रहे होंगे कि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। देश में सबसे ताकतवर लोग अब सलाहकारों के भरोसे चल रहे हैं, और सलाहकार इतने कमजोर हैं कि सच स्वीकारने की जगह झूठ का प्लास्टर लगा देते हैं, और यहीं से समस्या शुरू होती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि देश में 35 से 40% वकील फर्जी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने कहा कि बिना डिग्री वाले हैं, बिना योग्यता वाले हैं, बिना लाइसेंस के हैं और बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस करने वाले हैं, वाह क्या ईमानदार स्वीकारोक्ति है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग आए कहां से? क्या आसमान से टपक गए? क्या खेत में उगाए? क्या रेलवे स्टेशन पर मिले थे? लाइसेंस कौन देता है? सनद कौन देता है? बार में एंट्री कौन देता है? और यहां तक कि कोर्ट में खड़े होने की अनुमति कौन देता है? बीमारी आपकी, अस्पताल आपका, डॉक्टर आपका, और फिर आप कह रहे हैं कि मरीज क्यों मर रहे हैं। मुझे अपने बच्चों के स्कूल से याद आता है, प्रयागराज में टीचर बताती थी कि बच्चा मैथ में कमजोर है, इंग्लिश में तेज है। मैं 2 बार वहां गया। फिर मैंने प्रिंसिपल से कहा, मैडम अगर पहली कक्षा का बच्चा कमजोर है तो जिम्मेदार मैं नहीं, आपका स्कूल है। बच्चा सुबह से शाम तक आपके पास रहता है। मैं फीस इसलिए देता हूं कि आप पढ़ाएं। अगर आप हर महीने मुझे ही बता दें कि बच्चा कमजोर है तो फिर आपकी जरूरत क्या है? प्रिंसिपल तो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे हमने लोकतंत्र पर हमला कर दिया हो। लेकिन सच यही है, जिम्मेदारी वही तय होती है जहां अधिकार होता है। अगर फर्जी वकील है तो जिम्मेदार कौन है? अगर अदालतों में सालों मुकदमे लटकते हैं तो जिम्मेदार कौन है? अगर गरीब आदमी न्याय के इंतजार में मर जाता है तो जिम्मेदार कौन है? वकील नहीं। जिम्मेदारी उस व्यवस्था की है जो खुद को भगवान से ऊपर मानती है, लेकिन आलोचना सुनते ही तिलमिला जाती है। मैं जहां नौकरी करता था वहां नौकरी के लिए टेस्ट होता था। जनरल नॉलेज, भाषा, खबरों की समझ की परीक्षा होती थी। लेकिन सच बताऊं, वो टेस्ट नौकरी देने से अधिक नौकरी नहीं देने का हथियार था। उस परीक्षा को वहां काम कर रहे लोग भी पास नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन तैयार करने वाले भी यहां तक कि पास नहीं कर सकते थे। बार काउंसिल वकीलों के लिए साल में 2 बार परीक्षा ले रही है। बहुत अच्छी बात है, लेनी चाहिए, कड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है,
क्या कभी कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले जजों की भी ऐसी परीक्षा होनी चाहिए या होगी? क्या कभी कोई ईमानदार व्यवस्था बैठेगी जो देश के फैसले लिखने वाले लोग खुद कानून को कितना जानते हैं? मैं दावा करता हूं कि अगर ईमानदारी से वही परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को देनी पड़ जाए तो 35 से 40% जज भी पास नहीं कर पाएंगे, और जो पास हो जाएंगे उनमें भी आधे से अधिक ऐसे होंगे जो रट्टा मार कर निकलेंगे, न्याय की आत्मा समझ करके नहीं। न्याय की आत्मा समझ करके और उसको पास करने वाले 1 से 2% लोग मिलेंगे। यह समस्या योग्यता की नहीं है, समस्या नियत की है। देश में आम आदमी अदालत इसलिए नहीं जाता है कि उसे कानून पढ़ना है, वो अदालत इसलिए जाता है क्योंकि उसे न्याय चाहिए, लेकिन वहां उसे तारीख मिलती है, फीस मिलती है, तकनीकी पेचीदगी मिलती है, और कई बार ऐसा फैसला मिलता है जिसे पढ़कर लगता है कि वह न्याय नहीं, नेटवर्क जीता है। एक गरीब आदमी अपनी जमीन बचाने जाता है, 20 साल मुकदमा चलता है, वो मर जाता है, उसका बेटा लड़ता है, और फिर उसका बेटा लड़ता है, और उधर जिसने जमीन कब्जा किया वो उसी जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लेता है। फिर लोग कहते हैं अदालत पर भरोसा रखिए। कैसे रखें अदालत पर भरोसा? जिस देश में जमानत पाने के लिए आदमी को भगवान नहीं पहुंच चाहिए, जिस देश में बड़े लोग छुट्टी वाले दिन कोर्ट खुलवा लें और गरीब आदमी महीनों सुनवाई का इंतजार करे, वहां न्याय शब्द धीरे धीरे मजाक बन जाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस व्यवस्था में बैठे लोग खुद को कटघरे से बाहर मानते हैं। जज पर सवाल पूछो तो कहा जाएगा कि आप न्यायपालिका की गरिमा गिरा रहे हो। गरिमा सवाल पूछने से नहीं गिरती, गरिमा गलत फैसलों से गिरती है, गरिमा अहंकार से गिरती है, और गरिमा तब गिरती है जब जनता को कॉकरोच कहा जाता है। बार काउंसिल का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वीकार किया कि व्यवस्था में सड़ाध है, लेकिन सड़ाध सिर्फ वकीलों में नहीं है। असल सड़ाध वहां है जहां जवाबदेही खत्म हो चुकी है। वकील गलत हो सकता है, पुलिस गलत हो सकती है, नेता गलत हो सकता है, पत्रकार गलत हो सकता है, और अगर न्याय देने वाला गलत हो जाए तो फिर लोकतंत्र के रीढ़ पर हमला होता है और वो रीढ़ टूट जाए। इसलिए आज यह बात खुलकर कहना जरूरी है कि इस देश में न्यायपालिका पर सवाल उठाना अपराध नहीं है, बल्कि सवाल न उठाना अपराध है। जनता डर कर चुप हो जाती है, वहां अदालत भवन बनकर रह जाती है और न्याय मर जाता है। साथियों, ये आज की वर्तमान स्थिति है हमारे न्याय व्यवस्था की, और ऐसे मुद्दों पर मैं तमाम वीडियोज लेके आता रहता हूं। यदि आपको इस तरीके की वीडियो पसंद हो या हमारी कही गई बात में कोई बात आप अपना सुझाव देना चाहते हैं या भविष्य में कुछ ये बताना चाहते हैं कि आप ऐसी वीडियोज बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। जय हिंद साथी।